गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए जल्दी से बता दीजिए, आवाज़ मेरी आपकी तक पहुंच रही है? माइक ठीक है, क्लियर है? गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है ना? ओके। आज हम लोग चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इस पर्टिकुलर मॉड्यूल सी का नाम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर कवर किया अभी तक, हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया जिससे आपके इस एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज, कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम, फॉरेक्स अरिथमेटिक एंड वन मोर। लास्ट हम लोग कौन सा फिनिश किया? डेरिवेटिव्स। ये जो 5 चैप्टर है, इसके अलावा भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर जो आपको शुरू में पढ़ाया गया है वो इसलिए बताया गया है कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑन दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स, बिकॉज मान के चलो आपको 15 to 20 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दीज चैप्टर्स ओनली। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग वे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैप्टर है जो ओवरव्यू, उसको हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार मई 2023 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आए थे 0.5 मार्क्स के। ठीक है, तो शुरू करें। सारे लोग आ गए? बहुत कम अटेंडेंस आज हो गए क्या? कोई नहीं। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अच्छा एक बात बताओ, कल का आप टेस्ट किसने किसने अभी तक नहीं दिया जिस क्लास में है? किसने किसने अभी तक वो मॉक टेस्ट जो 5 मिनट्स चैलेंज था, किसने किसने नहीं दिया अभी तक? बताइए। चिराग आपने दिया है क्या? गीता आपने दिया है? गोपाल गोपाल ने दिया, शेयर किया। हार्दिक ने दिया है, हेमंत ने दिया है, MS रमेश, रवि, आप लोगों ने दिया है क्या? 5 मिनट्स चैलेंज जो कल के इस सेशन के बाद जो क्विज था वो आपने दिया था क्या? अरे शर्माओ मत भाई, टाइप कर लो। यस सर, चिराग आपने दिया था, वेरी गुड। और अभी जो क्लास अटेंड कर रहे हैं इसमें से कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, कोई ऐसा है? कोई जिसको पता भी नहीं है कैसे अटेम्प्ट करे, कोई ऐसा है? क्योंकि इस क्लास के बाद फिर से वो टेस्ट होगा आज के चैप्टर का, इसलिए अभी बताना जरूरी है। फाइन, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार ग्रुप में पूछ लीजिए। जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो मॉक टेस्ट कैसे हम लोग ढूंढेंगे, आपको मोर ऑप्शन में जाना है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में, वहाँ पे आपको 5 मिनट्स चैलेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ें बताती है आपको कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक कंपनी इस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है, अभी आप बैंक में जॉब कर रहे हो, सपोज करो आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने से पहले सबसे पहले आप क्या सोचोगे? बिजनेस करने से पहले जब आप कुछ शुरू करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, सबसे पहले जो आइडिया आएगा कि आप प्रोडक्ट बनाओगे क्या। सबसे पहले जो आइडिया आएगा, प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम ये है, सल्यूशन ये है, आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आइडिया आएगा प्रोडक्ट का, कि इस प्रोडक्ट को हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे लास्ट में जो चीजें आएंगी वो आएंगी क्या? इनकॉर्पोरेशन। सपोज करो कि एक कंपनी है, दृष्टि करके कोई कंपनी है, मान लेते हैं, वो रेफ्रिजरेटर बनाती है। उसने सोचा है कि बनाएंगे, उससे पहले उसने सोचा कि बनाएंगे, तो सबसे पहले उसके दिमाग में उसने जो आइडिया आया वो आया एक क्या, कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? ये प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट बन गया कि प्रोडक्ट, ये जो प्रॉब्लम है, ये लोगों को इस प्रॉब्लम का
सोल्यूशन देना है। अब उस सोल्यूशन का इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस सॉल्यूशन को देने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी कि पैसे चाहिए होंगे। जब पैसे मिल जाएंगे तो उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप जिस बिजनेस को करना चाहते हैं उसका इनकॉर्पोरेशन कैसा होगा। क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप कंपनी होगी, या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। तो आप फिर इनकॉर्पोरेशन के बारे में सोचेंगे। फिर आपके पास चीज़ें आएंगी कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, उसको कंट्रोल कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल को कैसे मैनेज करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर फाइनेंस। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली फंड्स आर एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस। जैसा कि कहा कि आपने कंपनी स्टैब्लिश करनी है तो सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी, यू नीड फंड्स फर्स्ट, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द actually this is the one of top of above all, you can say one of the important factor for establishing or producing any product। तो आपके पास फंड्स होने चाहिए पहले। एट द स्टार्ट ओनर्स इंट्रोड्यूस फंड्स। जब आप कोई कंपनी बनाते हैं तो आपको कोई फंडिंग नहीं करता है, आप फंड रेज नहीं करते हैं। इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज आप लोग आप में से कोई एक ये मुझे कंफर्म करेगा क्या कि अगर मान लेते हैं सपोज आप लोग बैंक में हो, हम लोग बहुत कम ऐसे चीज़ों में 100% फाइनेंस करते हैं, कुछ मार्जिन रखते हैं, लाइक 10%, 15%, होम लोन में 80% देते हैं, या फिर कार लोन में 90% देते हैं। बहुत कम ऐसे चीज़ों में देते हैं जहाँ पे हम लोग 100% बहुत कम देते हैं सिनेरियो में। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि कभी भी हम लोग 100% अवॉइड करते हैं कि अगर ये 100% है, कोई भी अगर सपोज कि अगर कोई 10 लाख की कोई गाड़ी है, ठीक है, अब क्या है कि बैंक बोलता है कि ठीक है हम आपको 80% फाइनेंस करेंगे, 20% आपको खुद देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम ये ओनरशिप लगनी चाहिए, स्टेक आपका भी होना चाहिए। कल को गाड़ी आप चला करके कहीं छोड़ देंगे और बोलेंगे गाड़ी चोरी हो गई, या गाड़ी में कुछ भी कर दीजिए, गाड़ी आप जा करके अपना उठा के ले आइए। तो ये आपका जो 20% का स्टेक लगा है, ये आपको वैसा करने से रोकेगा, तब वो क्रेडिबिलिटी आएगी। कुछ जगह जहाँ पे लगता है कि उनका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है तो बैंक कहीं आगे बढ़ करके 100% फाइनेंस भी करती है। तो वैसी ही चीज में कि सबसे पहले जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी? ओनर्स विल इंट्रोड्यूस फंड्स एज ए कैपिटल। कोई भी बिजनेस में सोल डिपेंडेंस ऑन ओनर प्रोवाइडेड फंड इज ऑफन इनसफिशिएंट। जितना पैसा आप लगाए बिजनेस करने के लिए, सपोज यू हैव एन आइडिया टू प्रोड्यूस समथिंग, सो टू डेवलप समथिंग बेस्ड ऑन एआई। अभी एआई चला हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड यू जस्ट वांट टू डेवलप सम काइंड ऑफ एआई, एंड यू विद दिस प्रोडक्शन में भी आगे चल के ये एक रेवोल्यूशन ला सके। तो आपने ये सोचा, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस लार्ज स्केल पे बनाने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है। आपके पास जितने फंड्स हैं, आप थोड़े से फंड है, तो आपका खुद का फंड या प्रमोटर का फंड्स वो काफ़ी नहीं होता है, आपको फंड रेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बिजनेस में नीड रेस एडिशनल फंड्स वाया फर्दर कैपिटल इशू और बोरोइंग। तो आप कैसे करते हैं? आप या तो
कैपिटल इशू करेंगे, पब्लिक ऑफर लाएंगे, या फिर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म आप लोन लेंगे बैंक से, ठीक है। फंड्स आर एसेंशियल फॉर बोथ क्रिएटिंग फिक्स एसेट्स एंड मेंटेनिंग वर्किंग कैपिटल। अब आपको लगा कि आपने एक कंपनी बनाई है, तो कंपनी तो बनाई है तो आपको फिक्स कैपिटल भी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स भी चाहिए, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, मशीन चाहिए होगी, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग्स है, उसके अलावा डे टू डे जो वर्किंग कैपिटल है, सैलरीज है, वेजेस है, इन्वेंट्रीज है, उसके लिए आपको भी फंड चाहिए होंगे। तो ये दोनों की भरपाई करता है फिक्स एसेट्स एंड मेंटेनिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है। Efficient use of these fund is crucial. Financial activities in business primarily concern its assets, liabilities and revenue. तो आप ये समझिए कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो इसमें क्या क्या है, ये तीन ही चीजें हैं। ये पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन ही चीजें जिसको आपको मैनेज करना, किसको, एसेट्स को, लाइबिलिटीज को और रेवेन्यू को। ये तीन चीज है आपको मैनेज करने हैं, ठीक है। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये तीन चीज को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास प्लानिंग है, आपके पास और क्या है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, आप ऑर्गेनाइज करते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन कंट्रोलिंग, देन कंट्रोलिंग विल कम द लास्ट, कंडक्टिंग। Four things: planning first, then organizing, 2, 3 conducting and 4 is controlling. आप इन चीजों को इस प्रोसेस से करते हैं, यही है, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। FM is the application of management principle to financial resources and activities. FM जो है, FM का जो एप्लीकेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो बेसिकली क्या है, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है किसका, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। क्लियर? अब देखो, अब कंपनी तो बन गई, ये तो हम लोगों ने एक ब्रीफली जान लिया कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे मैनेज करते हैं, उसको और भी जानेंगे। अब कंपनी जब बनाने गए तो आपने प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो अब कंपनी किस तरह की होगी, ये जो बिजनेस करेंगे आप, उस बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन क्या होगा, तो आपके पास है। इसके मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पता है, और आपको ये दो, आपको IFS में, रिटेल बैंकिंग में, RBWM में, IFS, RBWM और PPB, ये तीनों में डिटेल्स में आपको पढ़ने हैं इसके बारे में, तो इनके इनकॉर्पोरेशन में मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप है, LLP, और HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारी चीजें हैं जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके डिटेल्स में आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए इस पे नहीं जाएंगे। अब आइए यहां, फाइनेंशियल डिसीजन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। अब क्या है यहाँ पे, एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट क्या है कि फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लेते हैं किसी भी फर्म में, सबसे पहला स्टेप क्या आता है, नंबर 1, ये है एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप ऐसे सोचो कि आप
दृष्टि है, दृष्टि इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है। वो प्लानिंग कर रही है कि कोई एक प्रोडक्ट लाना है, उसके पास 10 करोड़ है, CR है, ठीक है। वो प्लानिंग करी, इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो इसको हम फिक्स कर दें किसी बैंक में जहां पे 5 to 6% मिलेगा रिटर्न, ठीक है, जहां पे 5 to 6% मिलेगा किसी भी बैंक में। लेकिन अगर इस फंड को अगर मैं 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, सपोज करो कि कोई स्मार्टफोन बना रहे हैं किसी डिफरेंट चीज का, कोई एक कंपनी वो ये स्मार्टफोन बनाती है, ये अगर 10 करोड़ इस पे इन्वेस्ट करती है तो इसको अगले 1 साल में ये रिटर्न देगा, टोटल वैल्यू इसका हो जाएगा 11 करोड़। तो इसको 1 करोड़ का फायदा होगा, यानी कि यहाँ पे इसको 10% मिल रहा है। इस पर्टिकुलर आइडिया से 10 करोड़ मिल रहा है, 10% मिल रहा है। तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना लगेगा उस प्रोडक्ट को बनाने में। सपोज करो कि एक मोबाइल बनानी है, स्मार्टफोन, ठीक है। अब ये स्मार्टफोन को बनाने के लिए 10 करोड़ चाहिए होगी, और उसके बाद ये प्लानिंग है कि ये सारी चीजें आएगी। अब पहले सबसे पहले एस्टिमेट किए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना चाहिए होगा, 10 करोड़ चाहिए होगा। डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ये क्या हुआ भैया कि अब क्या डिसाइड करना है इसमें। पैसा तो मिल गया, लेकिन पैसा आएगा कैसे, सबसे पहले तो यही समझेंगे ना कि पैसा आएगा कैसे। तो पैसा ये डिसाइड हम लोग कर रहे हैं कि एक काम करो भाई, हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेप्ट लेंगे, डेप्ट कैपिटल लेंगे, सपोज करो पब्लिक के पास जाएंगे इशूड कैपिटल के थ्रू, IPO के थ्रू, और कुछ लोन ले लेंगे बैंक से, ठीक है। देखिए IPO से हम 6 करोड़ रेज किए और 4 करोड़ हम लोग बैंक से लिए। तो ये डिसाइड किए कैपिटल से स्ट्रक्चर कंपोजिशन किस तरह का होगा। तो हम लोग 60% लेते हैं पब्लिक से और 40% लेते हैं क्या, बैंक से। ये मेरा कंपोजिशन और स्ट्रक्चर हो गया। डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स, जो मैंने अभी बोला कि IPO के थ्रू और लोन के थ्रू, अभी तो स्ट्रक्चर ही बना है। अब यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, ये फंड तो आ गया 10 करोड़, अब इस पे हम NPV लगाएंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि ये जो 10 करोड़ है अगले 1 साल में इन्वेस्ट करेंगे, ये मुझे रिटर्न कितना देगा। ये लगाने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है, 11 करोड़ का। ये अगर मुझे ये दे रहा है प्रोजेक्ट, तो ये इसका आज का वैल्यू क्या है, इसको निकालेंगे किसके थ्रू, यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। नाउ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मर्जर एंड एक्विजिशन। अब क्या हुआ, ये कंपनी बनाने वाली है, तो एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि इसको, कॉम्पिटिटर तो बहुत सारे हैं, उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें, राइवल हैं। तो ये क्या करी, जो एक कैमरा बनाने वाली कंपनी है, छोटी कंपनी स्टार्टअप है, उसको एक्वायर कर ली, ठीक है, उसी फंड में से एक्वायर कर लिए। तो चलिए कंपनी बन गया। राइवल के लिए एक और भी है कि एक कैमरा बनाने वाली कंपनी को एडिशनल हम लोगों ने उस कैमरे पे इन्वेस्टमेंट किया। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मर्जर एंड एक्विजिशन, यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब क्या है कि इसमें से ये 10 करोड़ है, अब ये मान लेते हैं इसने 10 करोड़ 10 CR ले लिया, किससे, 6 CR कहां से है, प्लस 4 CR ये बैंक से मिल गया। सपोज करो ये SBI से मिला, ये 10 CR 6 CR मिला कहाँ से, IPO के थ्रू, और प्लस 4 CR कहाँ से मिला, सपोज करो SBI ने दिया, SBI से लोन लिया, ये मिला। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई कि ये जो फंड हम लोग यूज कैसे करेंगे, अभी के क्या वैल्यू है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मर्जर एंड एक्विजिशन, कोई छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया उसी में। अब यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट।
अब ये एक तरह का क्या किया, ये 2 CR अलग से निकाल दिया, किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए निकाल दिया कि वेजेस दे, उसमें कोई डे टू डे जो एक्टिविटी हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसने 2 करोड़ इसमें से निकाल लिया, निकाल करके ये इसके लिए छोड़ दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म फंड है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसको हम लोगों ने मैनेज किया इसमें से 2 करोड़ निकाल करके। अब फाइनेंशियल कंट्रोल, जब ये सारा हो गया तो इस फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, हमारे पास प्रोजेक्ट का कंट्रोल क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कहीं पे हमारा ज़्यादा मतलब वेस्टेज ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेबर्स को हम लोग ज़्यादा तो पे नहीं कर रहे हैं, जितने तरह की चीज़ें हम लोग रिसोर्सेज डाल रहे हैं क्या उससे प्रोडक्टिविटी उतनी आ रही है, प्रोडक्ट उस हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद कंप्लायंस से लेकर के सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल आपने किया कि कहीं पैसा ज़्यादा लीकेज तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपके पास फंड्स है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और बनाने के बाद आपने देखा कि कंट्रोल ही नहीं है आपके इसमें, कि सपोज करो कि जो इन्वेंट्री आपका एक मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट होना चाहिए एक स्मार्टफोन को बनाने के लिए 7,000 और वो मार्केट में 12,000 में बिकेगा, ठीक है, तो उसका ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल कंट्रोल शुड बी देयर। फिर कंप्लायंस है, तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी है जो आपसे उससे रिलेटेड है, चाहे वो मोबाइल के केस में लेबर लॉ होगा, उससे रेगुलेटरी वगैरह की आपके कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो आपकी कंपनी का हर एक चीज़, हर एक स्टेप कंप्लाइंट है कि नहीं है। द डिसीजन ऑफ डिविडेंड रिटेन प्रॉफिट, अब सपोज करो कि एक साल में ये 5 CR इसकी प्रॉफिट हुई, सपोज करो, तो अब ये जो डिसीजन है द डिसीजन ऑफ डिविडेंड रिटेन प्रॉफिट, तो इसमें से अब ये कंपनी को डिसाइड करना है कि ये 2 करोड़ जो है वो शेयर होल्डर को दूं, बाकी के 3 करोड़ आगे के एक्सपेंशन के लिए रखो, ये डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी को। तो द डिसीजन ऑफ डिविडेंड रिटेन प्रॉफिट, ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल डिसीजन इन अ फर्म। अब आ जाओ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। अभी यहां है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये क्या हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ कि अभी मैंने जो बोला कि आपके पास जो 10 है 10 CR हैं, ठीक है ना, सपोज करो इसके पास एक कंपनी है, इसके पास 10 CR है, अब ये 10 CR है, ये इसको स्मार्टफोन बनाना है और ये अगले एक साल में 1 करोड़ इसको आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट से, मतलब टोटल 11 CR आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो देख रहा है कि अगर अभी इन्वेस्ट कर देते हैं तो मुझे एक साल के बाद 1 CR मिलेगा, बट ये न्यू प्रोडक्ट है, ये मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर बैंक में रखते हैं तो बैंक मुझे सिर्फ 5% ही देगी, तो इस पैसे को कहाँ रखा जाए, आइडल तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये यहां पे डिसाइड कर रहा है टुडेज, ये एक साल का टेन्योर है, सपोज करो 1 ईयर, ये आज यहाँ पे ये बंदा यहाँ डिसाइड कर रहा है कि इसका क्या करे, इसका जो वैल्यू है एक साल के बाद क्या होगा। एक साल के बाद अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो पैसा तो मेरा 10 का 10 ही रहेगा, मुझे अगले एक साल में इसमें 1 CR अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो इसको क्या करूं, बैंक में डाल दूं तो बैंक तो मुझे 5% ही देगा, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे इसका कि भाई अगले एक साल में मुझे कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो एक तरह का ये एनालिसिस किया। अब आइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। अब सपोज करो कि ये इस कंपनी में ये CEO कोई मान लेते हैं हार्दिक है, ठीक है, ये CEO है,
हार्दिक साहब ने सोचा कि 10 करोड़ है यार, तो 10 करोड़ को एक काम करते, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1 करोड़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हेमंत है, हेमंत क्या है, हेमंत है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसने बोला कि ऐसा है हार्दिक के अपने पास एक और देखो, 2 चीज़ें हैं। आप जो सोच रहे हो कि 10 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, अगले साल हम लोग को उससे 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो 10% आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक चीज़ क्या है कि अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, अगर उसमें ही थोड़ा सा और अच्छा उसको अपग्रेड कर दें, तो उसमें रिटर्न हम लोग को 7% मिल जाएगा। वो श्योर है कि 7% तक रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हेमंत है जो CFO है, उसने बोला कि एक काम करो, एक प्रोडक्ट है इसमें 10 CR आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये गारंटीड आपको 7% देगा। एग्जिस्टिंग वाले को इसको अपग्रेड कर दो। बोला यार अपग्रेड कर दे, लेकिन वहां तो बोला वो रिस्की है। आप उसमें, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो चलेगा कि नहीं चलेगा ये पता नहीं है। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट है इसमें 7% तो पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कम है, रिस्क कम है, रिटर्न कम है। यहां रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं कि क्या करें, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब करें या ना करें। तो यहां पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी है, रिस्क एंड रिटर्न। अब क्या है कि यही चीज मैंने बोला कि हेमंत ने बोला कि आपको रिस्क एंड आप तो रिस्क लो तो 10%, और रिस्क अगर नहीं लेना है तो रिस्क एंड रिटर्न चाहिए तो 7%, आप इस पे जाओ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस क्या है कि रिस्क को मिटिगेट करो, रिटर्न को बढ़ाओ। तो ऐसे में दोनों ऑप्शन है। हेमंत एज ए CFO वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग को ना पूरे फंड को एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, हम लोग ऐसा कुछ करें कि जिससे रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। तो दोनों ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं लिक्विडिटी एंड रिटर्न। ये क्या हुआ लिक्विडिटी। अब जैसे हार्दिक ने बोला कि एक काम करो, मैं इस प्रोडक्ट पे जाना चाहता हूं, इस प्रोडक्ट पे जाना चाहता हूं। तो हेमंत ने बोला कि इस प्रोडक्ट पे आप जाओगे फाइन, लेकिन इसमें आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। क्यों कि आप सारा पैसा तो इसमें इन्वेस्ट कर दिए और अगले 1 साल तक या 9 मंथ तक आप तो प्रोडक्ट बनाते रहे, सेल कुछ भी नहीं होगा, सेल कुछ भी नहीं होगा, सेल कुछ भी नहीं होगा तो आपका कोई लिक्विडिटी आएगा नहीं, आपका सिर्फ पैसा आउटगोइंग होगा, इनकमिंग तो कुछ आएगा ही नहीं। तब क्या किया जाए, तब बोला जाए अगर इस वाले प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग वाले में हम लोग अपग्रेड करेंगे, तो जैसे ही अपग्रेड करेंगे हमारे पास रिटर्न भी आना शुरू हो जाएगा। मतलब लिक्विडिटी आएगी, इधर से इन्वेस्ट कर रहे उधर से आ रहा है, इधर से इन्वेस्ट कर रहे वहां से रिटर्न आ रहा है, तो जो भी सेल होगा अपने पास आएगा। इस वाले को ही हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी एंड रिटर्न, इसको मैनेज करना। ये मैंने 2 सिनारियो आपको बता दिया सिर्फ समझाने के लिए। इसमें इस पर्टिकुलर चीज को आप ताकि समझ जाए कि ये होता क्या है, उसको समझाने के लिए ये सिनेरियो क्रिएट किया मैंने। अब डाइवर्सिफिकेशन, हेमंत बोला वो तो ठीक है यार, लेकिन हार्दिक ने कहा यार वो तो ठीक है हेमंत, लेकिन भाई ऐसा है कि क्या किया जाए, तब आप ही बताओ। उसमें रिटर्न भी कम है, सपोज करो कि इससे हम लोग को पैसा ज़्यादा भी चाहिए, रिटर्न ज़्यादा भी चाहिए। तो बोला एक काम करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं ना, जो एग्जिस्टिंग वाला है ना, जिसमें 7% आ रहा है, अपग्रेड करना है, उसमें हम लोग 5 करोड़ में इन्वेस्ट कर देते हैं और 5 करोड़ हम लोग इसमें कर देते हैं, नए वाले प्रोडक्ट में 5 CR इसमें करते हैं, इसको भी शुरू करते हैं, तो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। हम लोग थोड़ा कम से शुरू करते हैं तो मतलब फॉर श्योर कि हम लोग इसको कम करेंगे, लेकिन डाइवर्सिफाइड रहेगा। रिस्क मेरा एक जगह नहीं है कि अगर ये कोलैप्स किया तो 10 करोड़ गया, दूसरा है, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो इसने डाइवर्सिफाइड कर दिया। अब है रिड्यूसिंग एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच हेजिंग। ये आप लोगों को पहले आप पता है कि आपको रिड्यूसिंग एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच एंड हेजिंग, हेजिंग मैंने बता दिया था कि आप पहले से स्पेक्यूलेशन करते हैं कि आपका जो रिटर्न है कितना आएगा, या फिर उसको मिटिगेट कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं
फिर कैश फ्लो, ये कैश फ्लो आपका जो रिटर्न है किस वाले पार्ट में आपने डाला है, नए वाले में डाला, पुराने वाले में, तो कैश फ्लो तो आपका इंपॉर्टेंट है। इस कैश फ्लो आपको आएगा दोनों प्रोडक्ट में, किस में आएगा, तो उस पर डिसीजन लेना है। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। ये आपको थोड़े से पढ़ने हैं। इसके बाद आपके पास CIB में एक चैप्टर है ABFM, एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें डिटेल से ये सारे चीज पढ़ने हैं आपको। ये बस एक झांकी है, बाकी अभी 6 महीना बाकी है। यहां तक दिक्कत किसी को? कोई? हेमंत, हार्दिक, अमरीक, चिराग, गोपाल, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? समझ में आया ना? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आओ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, जो पहले के अप्रोच थे, वो उसमें क्या होता था कि जो फाइनेंस फंक्शन जो थे वो क्या क्या थे, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग थी एक, दूसरी रेजिंग ऑफ फंड, ये दूसरी चीज थी, तीसरी चीज इसमें थी एलोकेशन ऑफ फंड्स, एंड द लास्ट वन, द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये दोनों जो मॉडर्न फाइनेंस आ गया, मतलब मॉडर्न फाइनेंस में ये दो एलिमिनेट हो गया, इनका नाम चेंज हो गया, इनको अपग्रेड कर दिया गया। प्लानिंग तो इंटैक्ट रहा, कंट्रोलिंग भी इंटैक्ट रहा, लेकिन बाद के जो दो चीज हैं, प्लानिंग इंटैक्ट, डिसीजन मेकिंग आ गया किसकी जगह पे, रेजिंग ऑफ फंड, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग ये आ गया किसकी जगह पे, एलोकेशन में, बाकी कंट्रोलिंग वैसे ही रहा। ये है मॉडर्न फाइनेंस। अब इसमें देख लो, the modern approach considers that the corporate finance function is built upon 4 basic blocks mentioned as a under। पहला है प्लानिंग, ये जो प्लानिंग है वो कैपिटल प्लानिंग, पैसा आपको किससे चाहिए, IPO के थ्रू, बैंक के थ्रू, लोन के थ्रू चाहिए, ये प्लानिंग है। प्रॉफिट प्लानिंग क्या है, प्रॉफिट प्लानिंग क्या है, शेयर होल्डर को आपको देना है, या फिर आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए आपको पैसे रखने हैं, ये प्लानिंग है आपकी। डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट किस में करें, किस वाले प्रोडक्ट में करें, मोबाइल को अपग्रेड करें, या फिर हम लोग एग्जिस्टिंग वाले को ये नए मोबाइल फोन बनाएं, या अपग्रेड करें इसको, ये आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल, अब इसमें फाइनेंशियल में है कि कितना अलोकेट करें, 50-50% करें या डायरेक्ट लग जाए, ये फाइनेंशियल पार्ट हो गया। अगेन प्रॉफिट को हम लोग कैसे शेयर करेंगे, क्या करेंगे, उसका शेयर होल्डर को देंगे, एम्प्लॉय को देंगे, या अगर अपने ही प्रोडक्ट में री इन्वेस्ट करेंगे, इसका डिसीजन भी इस वाले पार्ट में आएगा, डिसीजन मेकिंग में। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, तो रिसोर्सेज एलोकेशन, शुरू में क्या था यहाँ पे एलोकेशन ऑफ फंड, बट यहाँ पे इसका नाम चेंज करके ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग कर दिया गया। तो इसमें रिसोर्सेज एलोकेशन, सपोज करो कि ये 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, मान लेते ये मोबाइल को बनाना है, ठीक है, 10 करोड़ का कोई प्रोडक्ट है, इस मोबाइल को बनाना है, इसका प्लांट बना, तो रिसोर्सेज एलोकेशन कितना होगा इसमें, मतलब कितने एम्प्लॉय लगेंगे, कितने डेवलपर लगेंगे, कितनी चीजें होंगी, कितनी मशीन लगेंगे, तो रिसोर्स को एलोकेट करते हैं हम लोग। उसके बाद लीडरशिप, कौन कौन सा लीडरशिप रहेगा, कैसे शुरू होगा, CEO से शुरू हो करके आपके एग्जीक्यूटिव लेवल तक, प्यून तक कैसे आएगा, ये डिसाइड करना है। फिर आपका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो उस काम को, एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है, तो ये वाला पार्ट जो है ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। पहले डायरेक्टिंग नहीं था, यहाँ पे डायरेक्शन भी तो देना है। देन अगेन कंट्रोलिंग में प्रोजेक्ट पे कंट्रोल कैसा है आपका, वो इंपॉर्टेंट है कि पूरे होल प्रोजेक्ट पे किस तरह का कंट्रोल है आपका, प्रोडक्ट कब बनेगा, कितने दिन में आ जाएंगे, कैश फ्लो आएंगे, ठीक है। फिर सेल्स प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, कि ठीक है आप प्रोडक्ट तो बन गया,
सेल्स मेरा जब होगा तो पैसे कब आएंगे कंपनी में, बिकना कब शुरू होगा। फिर बजटिंग एंड रिपोर्टिंग, बजटिंग करेंगे आप। जैसे सपोज करो कि आपने एक साल में जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे रिटर्न आया, बनना शुरू हो गया, उसके बाद अगले बार जब आप उसको इन्वेस्ट करना चाहोगे तो कितना करेंगे, तो ये आप बजटिंग करेंगे जब बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा कि ये वाला पार्ट इतना किया था। तो सपोज करो कि मुझे कितना 10,000 यूनिट्स बनाने उसमें मोबाइल फ़ोन का, तो कितने खर्च होंगे अगले बार। और इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में उसका डिमांड है, ऐसा तो नहीं है कि ओवर प्रोड्यूस हो जाए या फिर शॉर्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं हो जाता। बजट में लेके चलना है। उसके बाद रिपोर्टिंग, क्वार्टरली रिपोर्ट करना था। रिपोर्ट जो बैलेंस शीट है, पीएलएन अकाउंट है, ये आपका बन करके रहेगा। रिपोर्टिंग आप तैयार करेंगे, ये रिपोर्ट है, ये डेटा बोलता है इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ था, इतना एक्सपेंसेस हुआ था, ये रिटर्न आ रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है किसमें, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस में। ये पूरा डिटेल्स एबीएफएम में पढ़िएगा आप, ये सिर्फ आपको यहाँ इतना ही पढ़ना है। फिर आइए कि कॉमन एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट। अब कंपनी है तो कॉन्फ्लिक्ट भी है, कई बार आता है, कॉन्फ्लिक्ट तो आता ही है। इंटरेस्ट ऑफ होता है ना, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या है कि कोई भी कंपनी है तो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट कॉमन जो होता है इसमें क्या है, शेयर होल्डर वर्सेस मैनेजमेंट। अब ऐसे समझो कि कंपनी है तो कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर से लेकर के मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सारे होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, सब में कुछ ना कुछ टशन चलता है। अच्छा, आप लोग में कभी भी ये टशन चलता है कि ब्रांच की किसके पास रहेगा, दूसरा वाला आता है इशू, यार कितना मैं रखूं, मुझे ही रखने के लिए बोलते हैं, कीज का प्रॉब्लम आता है। किसको किसको ब्रांच में आता है प्रॉब्लम, किसको किसको ब्रांच में कीज का लेकर के इशू होता है, बताओ। बताइए, किसी को इशू आया अभी तक कीज को लेकर के? नहीं आया है। एनीवे, चलो शेयर होल्डर्स वर्सेस मैनेजमेंट इस पे बात करते हैं। जब अगर वो आया नहीं तो फिर बात नहीं करते। शेयर होल्डर्स वर्सेस मैनेजमेंट, डिस्पैरिटी इन ऑब्जेक्टिव बिटवीन कंपनी ओनर्स एंड इट्स एग्जीक्यूटिव। शेयर होल्डर बोलता है कि भाई मुझे इतना रिटर्न चाहिए किसी भी कीमत पे, जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि नहीं, रिटर्न आपको कम देंगे, मुझे प्रोडक्ट के अपग्रेडेशन में ज़्यादा खर्च करना है। वो तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बीच में, किसके किसके बीच में, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट। एक सिनारियो मैंने ऐसे दिया, शेयर होल्डर वर्सेस बॉन्ड होल्डर्स। अब जैसे शेयर होल्डर है वो बोला कि मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए होगा। सपोज करो इसने बोला कि यार देखो मुझे अगले 2 इयर्स में मुझे रिटर्न चाहिए 10% का, ठीक है ना, मुझे आगे का नहीं पता। लेकिन बॉन्ड होल्डर जो है यहाँ पे 5 ईयर्स से या 10 ईयर्स है, वो बोलता है कि नहीं यार, अगर ये कोलैप्स कर जाएगी कंपनी तो लॉन्ग टर्म आप सोचिए, आप शॉर्ट टर्म मत सोचिए। तो डिफरेंसेस इन रिस्क एपेटाइट्स एंड इंटरेस्ट बिटवीन शेयर होल्डर एंड लेंडर। लेंडर कौन है, शेयर होल्डर कौन है? लेंडर तो आपका कौन हो गया, बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर लेंडर है, और शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर क्या है? तो शेयर होल्डर अगर कंपनी का जैसे मालिक है, ओनर है, ये इसका अपना माइंडसेट है कि मुझे शॉर्ट टर्म गेन चाहिए। लेकिन बॉन्ड होल्डर जो अदर क्रेडिटर हैं वो बोलते नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए बाबा, मेरा तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, मुझे 10 ईयर्स तक सिस्टमैटिकली मुझे रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट इसके बीच में हो सकता है कि दोनों में, कि भाई नहीं हम लोग को शॉर्ट टर्म देखना, वो बोले नहीं लॉन्ग टर्म चाहिए होगा मुझे। कंट्रोलिंग शेयर होल्डर वर्सेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर। कभी कभी ऐसा है कि डोमिनेंट जो छोटे शेयर होल्डर थे, डोमिनेंट शेयर होल्डर्स माइट
टेक एक्शन दैट अंडरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉलर शेयर होल्डर। उनको अपने ही पड़ी रहती है कि नहीं यार अपने वाले में रिटर्न दो, ज़्यादा है। अब जैसे किसी कंपनी का मान लेते हैं कि कोई प्रमोटर है, उसका स्टेक ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका जो स्टेक ज़्यादा है तो उसकी चलेगी भी ज़्यादा, कंपनी के ज़्यादा शेयर उसी के पास है। अब जिसके पास छोटा, उसकी अपनी मोनोपोली है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, प्रेशर दे रहा मैनेजमेंट पे ऐसे ही होना चाहिए, इतना रिटर्न चाहिए मुझे। उसके कारण कहीं कहीं जो छोटे शेयर होल्डर होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स वर्सेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर, बड़े वाले जो जिनके पास स्टेक ज़्यादा है, से कि किसी कंपनी का 30% स्टेक है और किसी ने ऐसे शेयर लिया 1% है, 0.5 है, 0.25 है, तो डोमिनेंट रहता है बड़े वाले का, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है छोटे शेयर होल्डर से बड़े शेयर होल्डर के पास। अब आइए शेयर होल्डर वर्सेस अदर स्टेक होल्डर, कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग बिटवीन शेयर होल्डर and other entities such as employee, customer और the local community। अब ये सब भी है कि शेयर होल्डर है तो अब एम्प्लॉय बोल रहा है यार मुझे आप उतना पैसा ही नहीं दे रहे हो, कंपनी इज ग्रोइंग बट एम्प्लॉय सैलरी इज नॉट ग्रोइंग, so you are not getting much that much that the effort that you are putting into the organization, you are not getting that much of return। तो वो भी एक है। लोकल कम्युनिटी, आप लोकल कम्युनिटी में आप सपोज करो कि आप अपना सोच रहे हो, अब कोई प्लांट लगा दिया आपने और उस प्लांट से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो वहाँ पे लोगों को परेशान कर रही है, आप अपना रिटर्न देख रहे हो, लोगों का नहीं देख रहे हो, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन टू मिटिगेट एजेंसी प्रॉब्लम, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ सारे जो कम्युनिकेशन है, ऑपरेशन है, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, पीएल एंड अकाउंट, ठीक है, ये सारे पेपर आपके बिल्कुल हर चीज क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो इंश्योरिंग क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन अबाउट द ऑपरेशन, सारे चीज बुक्स में होनी चाहिए, आपके पेपर स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन, प्लेसिंग लिमिटेशन ऑन व्हाट एजेंट ऑन मैनेजर कैन डू। अब सीईओ है तो आप हर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या कोई एम्प्लॉय का एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि आप एज ए बैंकर, आप एज ए बैंक में आप कोई सीनियर मैनेजर रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, बट आपको भी डेलीगेशन ऑफ पावर दिया जाता है। जैसे कि जो डेलीगेशन ऑफ पावर है डीपी, वो 10 लाख का है किसी को ग्रेड के हिसाब से, कोई स्केल 1 है, कोई स्केल 2 है, कोई स्केल 3 है, तो उसी हिसाब से डेलीगेशन भरा जाता है। तो ये कैप लगाते हैं हम लोग, किस पे? ये लिमिटेशन लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो इससे ही बचे। अब कोई स्केल 1 है उसको 10 करोड़ का पावर दे दिया जाता है और वो कुछ कर देता है, तो इससे प्रॉब्लम होता है। तो डेलीगेशन के हिसाब से उनको कैप लगाया जाता है, उनके एज के, विंटेज के हिसाब से और ग्रेड के हिसाब से। एज विंटेज नहीं बट ग्रेड के हिसाब से तो कैप लगाया जाता है। ये बैंक का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। कंपनसेशन टाइज, अब लिंकिंग एजेंट कंपनसेशन टू द प्रिंसिपल गेन्स, कंपनी को फायदा हो रहा बहुत, पता चला कंपनी का क्वार्टर का जो रिजल्ट है 80% ग्रोथ है, जिसमें उसको 5000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं? कंपनसेशन जो है एम्प्लॉय को कितना दे रहे हैं? 5% इंक्रीमेंट दे रहे हैं ओनली। 80% ग्रोथ हो रहा है, 0.2% आप उनकी सैलरी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। तो आप कंपनसेशन टाइज रखिए कि उस प्रोपोर्शनल में आप एम्प्लॉय को ग्रोथ दें। फिर सीईओ कंपनसेशन, डायरेक्टली लिंकिंग तो सीईओ पे टू स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। अब सीईओ को बोल दिया जाए कि ऐसा है यार कि देखो तुम्हारा जो सैलरी है वो तो हम लोग देंगे ही, लेकिन अगर जो स्टॉक में जो परफॉर्मेंस रहेगा उसमें इंसेंटिव्स भी देंगे, तो सीईओ लगेगा कि अरे यार जितना अच्छा स्टॉक करेगा मुझे ही फायदा होगा, तो वो अपना सारा एफर्ट लगा देता है कंपनी को बनाने में, आगे बढ़ो ताकि मुझे भी रिटर्न उसका मिले। यहाँ पे वही कह रहा है। रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट टू डिफाइन एंड रेगुलेट द प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट टू डिफाइन एंड रेगुलेट द प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये आपका जो रेगुलेटरी है, जो पॉलिसी है, उस हिसाब से आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करते हैं। अब आइए रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये क्या है? देखो
फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में, ये दोनों में रिलेशन बता रहा है कि रिलेशन क्या है। तो देखो ये कॉमन फैक्टर दोनों में है कि दोनों मनी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी और फाइनेंस में भी दोनों मनी की बात करते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दे कवर द टॉपिक लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट एंड कॉन्सेप्ट लाइक मार्जिनल कॉस्ट। डिस्टिंक्शन क्या है? इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? एग्जामिन्स लोकल एंड ग्लोबल मार्केट कंज्यूम। अब जैसे मान लेते हैं कि मोबाइल फोन बना, ये आप ऐसे समझो, तो सबसे पहले क्या होगा? एनालिसिस, सप्लाई एंड डिमांड, रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा। ये माइक्रो लेवल पे ये जा कर के कंपनी पहले रिसर्च करेगी कि कितना डिमांड है इस तरह के फ़ोन का। मान लेते हैं कि कैमरा की क्वालिटी अच्छा करते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऐसे पिक्चर्स बनाते हैं जो आप कभी भी चाहे तो उसको एक तरह से आप वीडियो से या फिर GIF से आप चेंज कर करके वीडियो बना सकते हैं, कुछ नई फंक्शन लेकर आए। तो सबसे पहले क्या होता है? मार्केट एनालिसिस होता है। माइक्रो लेवल पे क्या होगा, किस तरह का प्रोडक्ट है, मार्केट क्या है, उस मार्केट में सेगमेंट में कि कौन सा सेगमेंट हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में है? और उसके बाद सप्लाई कितना होगा, डिमांड कितना है, ये सारे एनालिसिस किस में आएंगे? इकोनॉमिक्स में। अब क्या होगा कि ये तो इकोनॉमिक्स में आ गया, लेकिन ये सप्लाई, डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारा इकोनॉमिक्स में आ गया, लेकिन फाइनेंस क्या देखेगा? फाइनेंस एलिमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम सच एज बैंक, सेविंग, क्रेडिट, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट। अब कितना पैसा लगा, उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, कितने लोगों ने खरीदा, कितने प्रॉफिट आया, ये वाला जो पार्ट है ये फाइनेंस का पार्ट है। तो दोनों एक्चुअली मनी की बात करते हैं, बट दोनों डिफरेंट है, डिस्टिंक्शन भी है, सिमिलैरिटी भी है। क्लियर? अब आइए रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस टू इकोनॉमिक्स। अभी क्या है कि वो तो हमने देख लिया फाइनेंस टू इकोनॉमी, अब इसमें एक और पैरामीटर है कि इनका एप्लीकेशन क्या है। तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स यूज इकोनॉमिक्स थ्योरीज टू एसेस, अभी जो मैंने कहा सप्लाई एंड डिमांड, टाइम वैल्यू एंड मनी, ये बताया। उसके बाद क्या बताया? एनालिसिस करेंगे मार्केट का क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा माइक्रो लेवल पे जा करके, ये इकोनॉमिक्स थ्योरीज को एसेस करेंगे, ठीक है। एसेस द इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल डिसीजन, उसके बाद फिर एक फाइनेंशियल डिसीजन हम लोग लिया जाएगा। हिस्टोरिकल डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में क्या है? हिस्टोरिकली इकोनॉमिक्स हैज बीन मोर थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ हम लोग थ्योरी हाइपोथिकेशन बनाते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल पार्ट क्या है? फाइनेंस हैज बीन मोर प्रैक्टिकल, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, कितना पैसा लगेगा ये बताओ, कि इतनी कहानी मत सुनाओ यार, कि बताओ कि पैसा आया कितना, लगा कितना मेरा पैसा और आया कितना, कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितना आया, कितने दिनों में कितने वेजेस दिए हमने, ये सारी चीजें ये प्रैक्टिकल वे में फाइनेंस बोलता है, ठीक है। स्कोप क्या है? इकोनॉमिक्स डील्स विद द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से सेगमेंट में कौन से लोग लेंगे। जैसे ओला है, ओला में कौन से सेगमेंट को पकड़ रहा है? वैसे लोगों को जिनके पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, तो वैसे जगह पे हम लोग कार प्रोवाइड करेंगे, एक सेगमेंट पकड़ लिया। अब जैसे मान लेते हैं बैजूस है, बैजूस ने 9-10 का निकाला कि वैसे बच्चे को हम लोग ई प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे लगता है कि स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा, तो वो घर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को इकोनॉमिक्स डील विद द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड consumption of goods and services. Finance focus on sourcing and managing funds for a specific organization and achievement business goal. ये तो पूरी कहानी बता दिया, ब्लूप्रिंट बता दिया, लेकिन एक्चुअल में ये जो फाइनेंस आया, ये आएगा कहाँ से? IPO से लाएंगे आप, बैंक से लेंगे, कहाँ से लेंगे? ये जो किया तो प्रोडक्ट बना, किया कितना रिटर्न आया, ये सारे चीजें ये फाइनेंस में आएगा। अब आते हैं एक और है, जैसे रिलेशनशिप आपने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में कर दिया, अब अकाउंट्स में भी आ जाएगा कि एक तीन चीजें हैं इसमें जो आपको पढ़ने। एक है
फाइनेंस, दूसरा इकोनॉमिक्स एंड तीसरा अकाउंट्स। इससे भी रिलेशनशिप देखिए, तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, वो तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स देख लिया और फाइनेंस के साथ इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन देख लिया। अब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है? फाइनेंस और अकाउंटिंग दो डिफरेंट चीज हैं, एक चीज नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। वंस इम्प्लीमेंटेड फाइनेंशियल डिसीजन लीड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड थ्रू अकाउंटिंग। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग, आपने पहले एक हाइपोथेकेशन बनाया, आपने एक हाइपोथेकेशन बनाया, सारी चीजें हो गया। जब आप इंप्लीमेंट कर देते हैं तब वहां से अकाउंटिंग की काम शुरू होती है। फाइनेंशियल डिसीजन अब लीड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे ही ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, पैसे आए या कहीं से कोई इन्वेस्टर पैसा आपको दिया, वहां से शुरू हो जाता है अकाउंटिंग। वहां से अभी तक आप अप्रोच कर रहे हैं, आप जा रहे हैं फंडिंग के लिए हर जगह, आप बैंक को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कहीं पर पैसे का एंट्री होता है, कहीं पे पैसा आता है कहीं पर भी, उसके बाद ट्रांजैक्शन शुरू होता है, तब वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। रोल ऑफ अकाउंटिंग, इट इज नॉट जस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग and summarizing these transactions resulting the creation of financial statement, day to day activities, लेजर बना, जर्नल बना, जर्नल के बाद आपका जो क्या TLN अकाउंट बना, ट्रेडिंग अकाउंट बना, उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, फिर आपका बैलेंस शीट बना। ये सारे चीज को आप बनाने के बाद आपको एक डेटा तैयार हो जाता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कितना खर्च हुआ, प्रॉफिट में है या लॉस में है। Decision making, financial decision which look towards the future often rely on historical data provided by accounting. Proper and accurate data is vital for making informed financial decision. Clear? अब आइए इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंक्शन आर intricately linked to in organization. However, financial management encompasses broader aspect of planning and overseeing all financial activities, while accounting mainly focus on documentation, analysis and representation of financial transaction. ये बता दिया गया है शुरू में कि फाइनेंस क्या करता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंक्शन आर intricately linked in an organization. However, financial management encompasses broader aspect of planning and overseeing all financial activities, जितने भी हैं थ्रू प्लानिंग, थ्रू क्या कहते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, फिर और क्या है, और क्या क्या है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग बाद में आता है सर, मैं भी कंफ्यूज। डिसीजन मेकिंग, यस, वन इज डिसीजन मेकिंग, अरे मैं भूल गया। ये प्लानिंग, जिसमें कैपिटल प्लानिंग और प्रॉफिट प्लानिंग होती है, फिर डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज द बैलेंस शीट, जो अभी हम लोगों ने कहा, P&L अकाउंट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द डिसीजन ऑन डिविडेंड्स। जितने भी ये बैलेंस शीट जब बनता है, फिर डिसीजन हम लोग लेते हैं कि उसमें जो डिविडेंड है वो कितना देना है, प्रॉफिट रिटेंशन कितने कंपनी के पास रखेंगे, और एसेट एक्विजिशंस क्या क्या रखेंगे, क्या और एक्विजिशन करना एसेट्स का, ये कब करेंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। और ये कब बनेगा, सबसे पहले ये एक्टिव होगा, ये आपका फाइनेंस, ये सारी चीजें होंगी, ट्रांजैक्शन शुरू होगा, अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा।
ये आपको क्लियर पिक्चर देता है, क्लियर पिक्चर देता है किसका, क्लियर पिक्चर देता है किसका, देता है फाइनेंस का, टोटल कंपनी के एसेट्स का, कंपनी के ट्रांजैक्शन का, टोटल वैल्यू का, ये सारी चीज का किया ये पिक्चर देता है। ये इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन है किसका, अकाउंटिंग का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज द बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन, मतलब इसी पे ही डिसीजन लिया जाता है कि डिविडेंड कितना दिया जाएगा, प्रॉफिट जो आएगा, सपोज करो कि 5 करोड़ आया तो इसमें क्या करना, 3 करोड़ हम लोग आगे का एक्सपेंशन के लिए रखना है या क्या कहीं और इन्वेस्ट कर देना है किसी और जगह पे, ये सारा डिसीजन हम लोग इससे ही लेते हैं। फिर डिस्पोजल एंड रिसोर्सेज एलोकेशन अकॉर्डिंगली, अगले बार जो अगर मान लेते हैं कि इसमें 10% आया तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको और ज़्यादा प्रोडक्शन में डालते हैं तो उसमें रिसोर्सेज कितने ज़रूरत पड़ेंगे हम लोग को। अभी इसको बनाने के लिए टोटल 1000 एम्प्लॉय चाहिए होगा तो अगले अगर डबल करने के लिए कितना चाहिए होगा, ये सारा पिक्चर आपको कौन देता है, अकाउंटिंग के जो बुक्स होते हैं वो देते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल डेटा फॉर फाइनेंशियल डिसीजन ऑन प्राइसिंग, प्रोडक्ट कंटिन्यूएशन एंड आउटसोर्सिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मार्केट में कितने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए वो आपको बताता है। तो ये सारा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब इसमें कोई क्वेरी है तो बताइए। ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, आपको बस सिर्फ समझना है इसमें कि ये क्या होता है। क्वेश्चन इसका आपके 5 मिनट्स चैलेंज में क्वेश्चंस है, एज यूजुअल 8 क्वेश्चन होंगे, 5 मिनट से बनाइएगा। बनाने के बाद अगर नहीं समझ में, मॉक टेस्ट दीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, मैं खास करके थोड़े थोड़े चैप्टर को मैं चाहता तो एक चैप्टर और इसमें इंक्लूड कर सकता था आपके लिए। टाइम आज काफ़ी कम है, मतलब बहुत कम टाइम लगा आज, मैं चाहता तो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब आराम से ये जो चैप्टर है ना मॉड्यूल सी आराम से पहले आप फिनिश कर लो। क्या हुआ, किसका किसका चैट है पहले मैं देख लेता हूँ। ये प्रतीक क्या है, मैं तो रखना चाहता हूँ पर मिल नहीं रहा है। क्या हो गया, एमएस मार्जिन मनी इंटरेस्ट आउट, यस कोई क्वेरी है तो बताओ, कोई भी, अच्छा ठीक है, कुछ भी कोई और इशू इसमें कुछ पूछना है। ये चैप्टर वैसे बहुत इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ थ्योरेटिकल ही है, आपको समझना है। इसका जो ब्रॉडर जो कंटेंट है वो आपको पढ़ना ABFM में, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। हम लोग सी के बाद फिर मूव करेंगे डी में, 5 चैप्टर है, उसको 3 से 4 क्लास में ख़त्म कर देंगे, फिनिश। उसके बाद फिर वापस से मॉड्यूल ए में आएंगे जो इम्पॉर्टेंट है। मॉड्यूल ए मैं जानबूझ करके आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद रहे और प्रैक्टिस में रहें, ताकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपके, ये वाले सी से और ए से ज़्यादा। ए और सी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ए और सी से ही आते हैं इसमें। पिछली बार भी ऐसे ही आया था, मान के चलो कि 60-65% क्वेश्चन इसी से आते हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो कम से कम भी 25% कवर कर लिया आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर्स। बताओ और क्या क्वेश्चन है, क्वेरी। की नहीं मिल रहा है सर, कौन सा की नहीं मिल रहा है, कौन सा की नहीं मिल रहा है प्रतीक, कैश की नहीं मिल रहा है की नहीं मिल रहा है, क्यों आपको की रखना है क्या कैश की, कैश की रखना है क्या आपको। अच्छा, कितने लोग हैं यार कैश की रखना नहीं चाहते, आप कैश की रखना चाहते हैं। मैं जब ब्रांच में था ना तो BM को भी एक की रखना, जब ब्रांच ऑपरेशन हेड नहीं रहता है तो की रखना पड़ता था। अब यार वो कभी छुट्टी पे चला जाता ना तो हर हाल में ब्रांच को उस टाइम में जा करके आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद एक बार पता है मेरे साथ क्या हुआ था, एक इंसिडेंट बताते हैं। मुझे HR से एक मेमो आ गया था। हुआ क्या था कि मॉनिटरिंग होता है कि आपका जो कैश आउट हुआ है सिस्टम में वो कब हुआ है, ठीक है।
तो वो एक डेली का डिटेल्स आता था, उसमें जोनल हेड वगैरह अपना कमेंट्स देते थे। तो मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ कि हम लोग किसी कारण से ब्रांच का जो कैश आउट है वो लेट से हुआ। क्यों? क्योंकि एक डुअल कस्टोडियन होते हैं, तो जो एक की जो कैशियर के पास था वो लेट आई। अब लेट आई तो उसके कारण कैश निकला नहीं, तो हम लोग डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ गए। हाईलाइट कर रहा था जोन में कि यार इनका तो क्या। फिर बाकी लोगों का रीजनल हेड का भी फ़ोन आ गया कि आपके ब्रांच में क्या चल रहा है, क्यों आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट में हैं। तो अब क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद जो ऑपरेशन हेड था वो छुट्टी पे चला गया, कीज़ मेरे पास आ गया। अब क्या, वो तो हाईलाइट था ही, जो कैशियर थी वो लेट आई। तो कैश कैश हम लोग का खुला नहीं, और उसके बाद हम लोग बोले यार फिर से डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाएंगे, एक काम करो सिस्टम में कैश आउट कर दो डिफ़ॉल्ट से, वो आ ही जाएगी 5-10 मिनट। उसको फ़ोन किया, बोले सर बस ट्रैफिक में 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। बोला ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कर तो दिए। जैसे ही किए उसके 2 मिनट के बाद आईएडी आ गया, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट आ गया तो क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन, आपका कैश आउट कैसे हो गया? आपकी कस्टोडियन नहीं, वॉल्ट से कैश रखा हुआ, आपके सिस्टम में कैश आउट कैसे दिखा दिए? कोई जवाब ही नहीं था। तो उसके कारण, उस कैशियर के कारण मुझे भी मेमो आया था कि आपका बताइए। सर मॉर्निंग क्लास को इवनिंग में हो सकते हैं। अरे बाबा, मैम जो है आपकी वो, उनको प्रॉब्लम है, वो इवनिंग लेंगी तो फिर कब लेंगी? वो पॉसिबल है, और बाकी लोग भी तो हैं, कैसे करेंगे अब बताओ? 8 to 9:30, 8 to 9:30 में आपके अंशुल मैम नहीं ले पाएंगे, उनका दूसरा क्लासेस रहता है, तो वो जब भी ले पाएंगी मेरे क्लास के बाद ही ले पाएंगे, और ये सबके लिए हेक्टिक हो जाए। क्या प्रॉब्लम आ रहा? 9:30 to 11, तो 9:30 to 11 क्या मेरा भी है और उनका भी है? तो अगर 9 to 10 मैं लेता हूँ, 10 to 11 वो ले सकती हैं, ऐसा कर सकते हैं। रिवीजन नहीं हो पा रहा है? विवेक तुम, अरे अनम्यूट कर लो ना बाबा, बात करो ना। नो सर। देखो यार, तुम लोग एक काम करो, एक आज तो अंशुल मैम ने एक डाला ही था, एक वोटिंग कर देते हैं। आप लोग पहले एक बार डिसाइड कर लो कि करना क्या। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं शाम में भी सुबह में कभी भी कर दूंगा। मेरा जो क्लास है मैं खास करके शाम में रखता हूँ ताकि आप लोग पढ़ाई कर सको, ठीक है। और मैं भी चाहता तो सुबह क्लास लेकर के फ्री हो जाता, लेकिन फिर आप लोग पढ़ नहीं पाओगे ना। 6 to 7, 7 to 8, फिर वो जल्दी जल्दी रहेगा कि तैयार होना है, ब्रांच जाना है। वोटिंग हो जाएगा सर, ठीक है विवेक, वोटिंग कर देते हैं हम लोग इस पे। बोल देते हैं कि क्लास, ये वोटिंग कर देते हैं। वोटिंग में पार्टिसिपेट ही बहुत कम लोग करते हैं, ये लोग सीरियस नहीं गए। हो गई है ऑलरेडी ना, तो वो तो आपके क्लास ना, अब 6:30 से हो गया ना आप लोगों का। वोटिंग ज़्यादा आया 6:30 से, कल से 6:30 से ही क्लास होगा आप लोगों का। हम्म। और कुछ इसमें बताने लायक? चलो तो एक काम करता हूँ मैं, उसका ना एक टाइम ये करता हूँ, आप लोग ना एक काम करते हैं, रुको।